हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं सरगम गुप्ता आप लोगों के सामने मौजूद हूं और आज की क्लास में आप लोगों को केमिस्ट्री के अगले चैप्टर की ओर ले जाता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जल के आयनन के बारे में देखेंगे। जल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के यौगिकों का आयनन क्या होता है, आयनीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। उसके अतिरिक्त हम ऊष्मा के आधार पे किसी भी अभिक्रिया को विभाजित करेंगे और पीएच पैमाने को देखेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम इस पूरे टॉपिक पे कवर करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला देखते हैं हम लोग आयनीकरण के बारे में। आयनीकरण दोस्तों, आयनीकरण जो है आयन शब्द से निकला है। यहां पे देखिए आयनीकरण, आयनों में तोड़ना ही आयनीकरण होता है। तो यहां पे प्रश्न उठता है कि आयन क्या होते हैं। आयन दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लेक्चर सुने होंगे तो उसमें बार बार आयन शब्द का प्रयोग होता है और आयन शब्द हर चैप्टर में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। वह सिर्फ विद्युत से संबंधित चैप्टर्स का प्रयोग किया जाता है। आयन एक धन आयन होता है प्लस, और एक होता है ऋण आयन माइनस। तो जब भी हम विद्युत की बात करते हैं तब आयन का यह शब्द आता है। इसीलिए आयनीकरण की प्रक्रिया विद्युत से रिलेट हुई। तो यहां विद्युत का यह जो चैप्टर है वह केमिस्ट्री में क्या काम आ रहा है, केमिस्ट्री में हम क्यों आयनीकरण पढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जो आयन के रूप में रहते हैं। ठोस अवस्था में भी वह आपस में दिखते एक पदार्थ की तरह है, लेकिन उनमें परमाणु पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं रहता, बल्कि उनकी जो व्यवस्था होती है, उनकी जो संरचना होती है वो आयनों में बनी रहती है। उनमें एक धन आयन और एक ऋण आयन आपस में एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और इस प्रकार ठोस अवस्था प्राप्त किए जाते हैं। मैंने यहां पर बोला ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ये दोस्तों बहुत प्रकार के बंध होते हैं। आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध अगर किसी दो आयनों के बीच में रहता है तो उसी के थ्रू वो दोनों आयन आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो एक धन आयन और एक ऋण आयन जब आपस में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के द्वारा कनेक्टेड होते हैं तब वो भी एक पदार्थ की संरचना ले लेते हैं। तो आयन शब्द दोस्तों, आयनीकरण आयन से ही बना है। तो ऐसे यौगिक जो आयनों के रूप में रहते हैं उन्हीं यौगिकों में आयनीकरण की प्रक्रिया होगी। बाकी ऐसे यौगिक जो आयनों के रूप में नहीं रहते हैं उनमें हम ध्रुवीकरण की प्रक्रिया, आयनीकरण की प्रक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों उसमें अगर आयन ही उपस्थित नहीं है तो हम उसका आयनीकरण कैसे कर सकते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे यौगिक हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक NaCl, अगर आप इसको तोड़ें तो H प्लस और Cl माइनस, देखिए यहाँ पे धन आयन और ऋण आयन के रूप में उपस्थित है। उसी प्रकार से NaCl में भी Na प्लस और Cl माइनस के रूप में है, यानी कि इसमें सोडियम धन आयन और क्लोरीन ऋण आयन के रूप में उपस्थित है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यह भी एक आयन है और आयन के रूप में रहते हैं, इसीलिए इनका आयनीकरण संभव है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यहाँ पे उठता है कि आयनीकरण की प्रक्रिया कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम प्रयोग करेंगे पानी का या जल का। जल H2O। दोस्तों, ये जो जल है वह एक बहुत ही अच्छा विलायक है। विलायक का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे यौगिक घुल जाते हैं, बहुत सारे यौगिकों को यह अपने में घुल लेता है। यह बहुत अच्छा विलायक है। और जब भी हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर रासायनिक विलयन बनाने के लिए हम पानी का ही उपयोग करते हैं, जल का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही अच्छा विलायक है। आगे की क्लासेस में हम जल के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, इससे संरचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जल एक अच्छा विलायक है और बहुत सारे जो
ध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए दो आयनों को जब हम ऐसे यौगिक जो आयनों से बने हैं और वे आयन आपस में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, उसको अगर हम पानी में डाल दिया जाए तो वह आयनों में विभक्त हो जाते हैं। यह जल का एक प्रमुख गुण है कि आयनिक यौगिकों को यह अपने आयनों में तोड़ देता है, इसलिए इसको बहुत अच्छा विलायक बोला जाता है। तो देखते हैं यहां पे कि कैसे वह आयनों में इसको तोड़ता है। दोस्तों, जल में जब हम किसी आयनिक यौगिक को डालते हैं, जैसे कि नमक को जब डालते हैं, तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, मतलब NaCl Na+ और Cl में विभक्त हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आयनीकरण। यानी कि जब हम किसी आयनिक यौगिक को जल के साथ मिलाते हैं, जल में मिलाते हैं, तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं, आयोनाइजेशन, आयनीकरण या आयनाइजेशन। अपने आयनों में जब छूट जाता है तो उसको आयनीकरण बोलते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों, ये आयनीकरण की जो प्रक्रिया है वह दो प्रकार की हो सकती है। एक बहुत ही प्रबलता के साथ हो सकती है और एक बहुत ही कम। उसी आधार पे यहां प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य को परिभाषित किया गया है। तो यहां पे विद्युत अपघट्य क्या होता है? मैंने कहा आपको प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, ये विद्युत अपघट्य, उसके बाद जानेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो दोस्तों, जब हम किसी यौगिक का जलीय विलयन बनाते हैं, यानी कि जल के साथ उसका घोल बनाते हैं, विलयन यानी कि घोल, याद रखना, घोल, विलयन का मतलब होता है घोल। तो जब हम जल के साथ किसी यौगिक का विलयन बनाते हैं, और ऐसा वैसा यौगिक नहीं है, एक आयनिक यौगिक जो आयनों के रूप में रहता है, तो ऐसे यौगिक को जब हम जल के साथ विलय करते हैं और जो विलयन बनता है हम लोगों के पास, एक होता है दोस्तों विलेय और एक होता है विलायक। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, तो हम लोग को मिलता है विलयन। तो जब हम विलय के रूप में हम कोई यौगिक लेते हैं, आयनिक यौगिक, जैसे मैं ले लेता हूं यहां पे NaCl या साधारण नमक में ले लेता हूं, और उसके बाद विलायक के रूप में मैं पानी ले लेता हूं। विलायक के रूप में मैं यहां पे पानी ले लेता हूं। तो इस प्रकार हमको जो यहां पे जो विलयन मिलेगा उसमें क्या रहेगा? उसमें पानी भी रहेगा दोस्तों, और Na+ और Cl- रहेंगे। इसमें NaCl के रूप में नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो यौगिक है वह आयनों में टूट जाता है। तो विलयन में पानी तो रहेगा ही, उसके अतिरिक्त Na और Cl रहेंगे। तो इस पूरे समूह को ही हम लोग बोलते हैं विलयन। तो दोस्तों, इस विलयन को ही जिसमें आयन उपस्थित रहते हैं उसी को बुलाया जाता है विद्युत अपघट्य। यानी कि जब किसी, परिभाषा देख लीजिए, जब किसी आयनिक यौगिक को जल के साथ मिलाया जाता है तो उससे जो विलयन मिलता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा विलयन होता है जिसमें धन आयन और ऋण आयन उपस्थित रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। अब दोस्तों, विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो कोई भी विद्युत अपघट्य प्रबल होगा या दुर्बल, यह डिपेंड करता है उसके आयनन की मात्रा पे। यानी कि उस यौगिक का आयनीकरण किस हद तक हो रहा है, किस सीमा तक हो रहा है। अगर मैं कोई यौगिक लेता हूं और उसका पूरी तरीके से आयनीकरण हो जाता है, यानी कि वह पूरी तरीके से अगर आयनों में विभक्त हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि वह एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। लेकिन अगर कोई यौगिक जो पूरी तरीके से आयनों में विभक्त नहीं होता है, बल्कि उसका थोड़ी सी मात्रा आयनों में विभक्त होती है और थोड़ी सी मात्रा जैसे कि तैसे ही बनी रहती है, तो इस प्रकार के विद्युत अपघट्य को हम दुर्बल विद्युत अपघट्य बोलेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे पहला हम देखते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य।
मेन फोकस यहां आपको करना है आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा मतलब कि कितना आयनन हो रहा है। NaCl को मैं तोड़ूं तो आयनों में तो डिवाइड हो रहा है, Na प्लस और Cl माइनस में डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्या जितना NaCl यहां पे यौगिक है पूरी तरीके से वो Na प्लस और Cl में डिवाइड हो जा रहा है? अगर पूरी तरीके से इसका आयनन हो जा रहा है तो हम इसको प्रबल बोलेंगे। जैसे अगर मैं तापमान को 20 डिग्री सेंटीग्रेड में स्थिर रखूं, अगर तापमान को मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड में रखूं और विलयन की सांद्रता अगर मैं 0.8 n रखूं, या फिर इसको दूसरे तरीके से n/10 बोलते हैं, अगर इस तरीके से रखूं तो HCl, NaCl और एसिटिक एसिड COOH, तीन के बारे में सिर्फ चर्चा करते हैं, तीनों के बारे में। तो दोस्तों इसमें HCl जो है पूरी तरीके से यानी कि 100% आयनों में टूट जाता है। कैसे? H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है पूरी तरीके से 100%, यानी कि यहां आयनन की मात्रा कितनी हुई? 100% हुई। HCl पूरी तरीके से आयनित हो जाता है, इसमें आयनन की मात्रा बहुत ज्यादा है। NaCl सिर्फ 90% ही आयनित होता है। इसका मतलब दोस्तों उसका 90% जो है वह Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, 90%, और सिर्फ 10% जो है वो सिर्फ NaCl के रूप में रहता है। यानी कि जब विलयन बनेगा तो वो विलयन कैसा होगा? विलयन होगा कि उसमें जल भी रहेगा। अगर मैं जल के साथ क्रिया कर रहा हूं तो NaCl भी रहेगा और इसमें Na प्लस और Cl माइनस भी रहेंगे, Na प्लस और Cl माइनस भी रहेगा उसमें। लेकिन यहां पे ये NaCl जो है, जो प्रारंभिक अवस्था में जैसा कि तैसा है, NaCl जो है वह उसी अवस्था में रहेगा और इसकी मात्रा सिर्फ 10% मात्रा ही जैसी तैसी रहेगी। बाकी 90% तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। और पानी तो मिलाया है क्योंकि पानी के साथ ही हम आयनीकरण की प्रक्रिया कर पाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 90%। और अगर CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल की अगर बात करूं तो वह सिर्फ 1.5% ही आयनित होता है, बहुत ही कम दोस्तों। यानी कि इसका 98.5% का जो भाग है वह जैसे ही तैसे ही रहता है विलयन में, सिर्फ 1.5 ही यह टूटता है। और टूटता है तो कैसे टूटता है? यहाँ पे CH3COO और यहाँ पे H प्लस में टूट जाता है, माइनस में। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि HCl, NaCl और CH3COOH में यह पूरी तरीके से आयनित हो जाता है, यानी कि यह एक प्रबल विद्युत अपघट्ट हुआ। उसके नीचे जब ये इसमें भी 90% मिली, यानी कि ये भी एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है, जबकि CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। तो उसी आधार पर हम लोग इसको प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्ट में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। तो क्या होगा प्रबल विद्युत अपघट्ट? वह विद्युत अपघट्ट, या फिर दूसरे तरीके से मैं बोलना चाहूंगा कि जब हम किसी यौगिक को जल के साथ मिलाते हैं तो उसमें जो विलयन हम लोग को प्राप्त होता है, जो विद्युत अपघट्ट जो प्राप्त होता है, वह प्रबल विद्युत अपघट्ट तभी कहलाएगा जब उसकी आयनन की मात्रा कम होगी, और आयनन की मात्रा ज्यादा हुई तो वह एक प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रबल विद्युत अपघट्ट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नमक एक प्रबल विद्युत अपघट्ट है। आप यहाँ पे ये सिचुएशन को भी लिख दीजिएगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होता है और उसका जो सांद्रण है वह 0.1 n होना चाहिए। उसके अलावा CH3COOH की अगर बात करो तो वह दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। क्यों है पूछेगा तो इसका है आंसर कि इसमें आयनन की मात्रा बहुत ही कम, लगभग 1.5% ही रहती है, इसीलिए यह एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है।
दोस्तों ये है पूरा आयनीकरण की प्रक्रिया। एक बार फिर से मैं एक संक्षिप्त रूप से इसको बता देना चाहूंगा कि दोस्तों आयनीकरण की प्रक्रिया सिर्फ जल के साथ ही होती है, क्योंकि जल एक अच्छा विलायक है और आयनीकरण सिर्फ ऐसे यौगिकों का ही होता है जिनमें आयन उपस्थित रहते हैं और जो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे यौगिकों जब पानी में मिलाया जाता है तो पानी क्या करता है, उनके बीच के इस सहसंयोजक बंध को दुर्बल कर देता है और वह आयनों में विभाजित हो जाते हैं, जैसे कि NaCl, Na+ और Cl में डिवाइड हो गया। उसके बाद यह जो विलयन होता है जिसमें आयन भी उपस्थित रहते हैं, जिसमें जल भी उपस्थित रहता है, उसका हम लोग विद्युत अपघट्य बोलते हैं। विद्युत अपघट्य, वह विद्युत अपघट्य दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य, एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल होगा या दुर्बल वह डिपेंड करता है आयनन की मात्रा पर, यानी कि आयनीकरण कितना हो रहा है। आयनन की मात्रा को हमेशा परसेंट के हिसाब से नापा जाता है। आयनन की मात्रा ज्यादा हुई यानी कि वह प्रबल विद्युत अपघट्य है, आयनन की मात्रा कम हुई तो वह दुर्बल विद्युत अपघट्य है। एग्जाम्पल के तौर पे HCl 100% आयनित हो जाता है जब कंडीशन 20 डिग्री सेंटीग्रेड और नॉर्मल का इसका जो साधारण है 0.1 हो। इस कंडीशन में HCl 100%, NaCl 90% और CH3COOH 1.5% आयनित हो जाता है। इस आधार पर हम इसको प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आयनीकरण की जो जितनी भी मैंने अभी क्लास ली उसका एक संक्षिप्त वीडियो मैंने दिया आपको। आई होप कि आप लोगों को आयनीकरण की यह प्रक्रिया बहुत ही अच्छी समझ में आ गई होगी। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं पीएच मान की तरफ। पीएच पैमाना, जिसके माध्यम से हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी विलयन को, किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता का नाप निकाल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वह एक अम्ल है। तो चलिए शुरू करते हैं, किसी भी विलयन का पीएच मान कैसे निकाला जाए और यह पीएच मान होता क्या है। दोस्तों ये जो पीएच की जो वैल्यू है वह हमेशा इसी पैमाने के आधार पर नापी जाती है। 0 से लेके 14 तक का यह पैमाना रहता है। 7 रहेगा तो उदासीन। ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताए और इन तीनों कंडीशन के आधार पर ही किसी भी विलयन के अम्लता और क्षारीयता की माप की जाती है। उसके बाद असलियत में ये कि ये पीएच है क्या, ये हमारे पास एक प्रश्न उठना चाहिए। तो पीएच क्यों है ये? दोस्तों हमेशा जब पीएच का मान निकाला जाता है तो उसमें उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही उसका पीएच वैल्यू घोषित किया जाता है। यानी कोई भी विलयन उसका H+ आयन का सांद्रण ही उसका पीएच वैल्यू का निर्धारण करता है। यह H+ आयन का जो सांद्रण है वह 10 की घात के ऊपर जो संख्यात्मक मान है उसी को हम लोग पीएच बोलते हैं। तो ये जो X है इसी को हम लोग पीएच बोलते हैं। इसीलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है H+ आयन सांद्रण 10⁻⁻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 ⁻
पीएच यही दर्शाता है कि कोई भी विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है। तो इस प्रकार हम एक विलयन के पीएच को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? किसी भी विलयन का पीएच 10 के घात के ऊपर वह संख्यात्मक मान है जो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को निरूपित करता है, उसे उस विलयन का पीएच मान बोलते हैं। दोस्तों, इसके पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि H+ आयन सांद्रण स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी विलयन में उपस्थित नहीं रहता, वह जल के साथ अभिक्रिया करके H3O+ के रूप में उपस्थित रहता है। इसीलिए हम या तो H+ आयन सांद्रण को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं या इसको हम लोग H3O+ के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो H+ बोलूं या H3O+ बोलूं, दोनों एक ही बात है। इसलिए दोस्तों, जब भी हम किसी भी विलयन का पीएच मान का निर्धारण करेंगे तो हम या तो H+ आयन सांद्रण के रूप में उसको दर्शा सकते हैं या फिर उसको H3O+ आयन सांद्रण के रूप में उसको दर्शा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार हम किसी भी विलयन का पीएच का निर्धारण करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पीएच का ये जो पैमाना है, ये जो स्केल है, वो मैक्सिमम 14 तक है। यानी कि ओवरऑल उसका मैक्सिमम नंबर कितना होगा अगर पूछा जाए तो 14 हो सकता है। इसीलिए
हम जब एक जल के दो आयनों को एक साथ लिखते हैं, यानी कि H प्लस और OH माइनस, क्योंकि ये जल के दो अणु हैं, तो इसी के आधार पर इसको चूंकि मैक्सिमम 14 घात है इसलिए 10 टू द पावर माइनस 14 लिखते हैं उसको। ये आपको हमेशा याद रखना है इस सूत्र को कि H प्लस आयन सांद्रण और OH माइनस आयन का जो सांद्रण है दोनों को मिला के 10 के घात 14, यानी कि इसका pH का मान जो है वह 14 के बराबर होगा इन दोनों आयनों का। इसी आधार पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें सबसे एक न्यूमेरिकल 1 बाय 1 आपको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इन न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाए। इसके लिए आपको बस ये याद रखना है, ये वाला जो मान है आपको याद रखना है। सबसे पहला देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और पीएच से रिलेटेड क्वेश्चंस तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ही आएंगे। तो मान लीजिए कि आपको दिया है कि किसी भी विलयन का पीएच मान 12 है। अगर आपको पूछा किसी भी विलयन का अगर पीएच मान 12 है तो OH का मान निकालिए। हम लोग को OH का मान हम लोग को निकालना है। अगर हम लोग को pH 12 दे दिया है तो OH कितना होगा हम लोग को ये निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको pH का मान अच्छे से निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि H प्लस आयन सांद्रण ही किसी विलयन के pH वैल्यू को दर्शाता है। ये हम लोग का एक समीकरण है। इस समीकरण में लॉग लगा देंगे तो लॉग का टेबल log H प्लस दोनों साइड में लगाना पड़ेगा। यहां पे भी हम लोग को लगाना पड़ेगा log 10 टू द पावर माइनस pH लगाना पड़ेगा यहां पे। तो यहां ये तो वही वैल्यू होगा log H प्लस, देखिए log 10 टू द पावर, जब भी log के ऊपर में कोई घात होता है तो वो हमेशा नीचे आ जाता है, इसलिए माइनस pH नीचे आ जाएगा और यहां पे बच जाएगा log 10। log H प्लस इज इक्वल टू माइनस pH log 10, या फिर इसको इनडायरेक्टली log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं तो माइनस इधर दिया है तो माइनस log H प्लस इज इक्वल टू pH। दोस्तों pH का जो मेन मान होता है वो होता है ये। अगर किसी भी विलयन का pH का मान निकालना हो जाए तो pH इज इक्वल टू माइनस log H प्लस यही है उस विलयन का pH, यानी कि किसी विलयन का pH, इसको इस आधार पर कैसे परिभाषित करेंगे, किसी विलयन का pH H प्लस आयन सांद्रण के लॉग के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये इस सूत्र के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे कि अगर यहां pH की वैल्यू 12 दे दी गई है, हम लोग का मेन ये देखिए H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, pH यानी कि H के साथ P, ठीक है, H प्लस आयन सांद्रण की वैल्यू दे दी गई है। तो pH की वैल्यू यहाँ पे 12, यानी कि ये जो pH जो है इसकी जगह में 12, इतना हम लोग का मान दिया गया है। H प्लस की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 12 दे दी गई है, इसका pH में 12। हम लोग को निकालना है OH। हम जानते हैं दोस्तों कि H प्लस और OH माइनस दोनों का कंबाइन 10 टू द पावर माइनस 14 होता है। यहां पे इस वैल्यू पे यहां देखिए H प्लस की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 12 दे दी गई है, इसलिए इसको लिखते हैं 10 टू द पावर माइनस 12। यहां पे 10 टू द पावर माइनस 12 और इसको लिखते हैं OH माइनस, जैसे कि वैसा 10 टू द पावर माइनस 14। ये हो गया। अब इस 10 टू द पावर 12 को उधर लेके जाएं तो OH माइनस की जो वैल्यू है हो जाएगी 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 12। और ऐसे सॉल्व किया जाए इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, यह 10 के साथ 12 है, माइनस 12 है, ऊपर जाके प्लस 12 हो जाएगा और ये दोनों आपस में अगर ये प्लस 12 हो गया तो जोड़ दीजिए इसके साथ एक साथ प्लस 12। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार इसकी वैल्यू आ गई OH माइनस की जो वैल्यू है वो हो गई 10 टू द पावर माइनस 2। OH की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर माइनस 2, यहां पे देखिए माइनस 2 की वैल्यू आ गई। तो यहां पे यही हम लोग को ज्ञात करना था दोस्तों, यही आंसर है हम लोग का। अगर पूछा जाए कि यहाँ पे OH
या विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है, तो देखिए यहाँ पे पीएच की वैल्यू यहाँ OH में देखिए -2 प्राप्त हुई है। तो हम लोग को यही याद करना था OH की वैल्यू कितना निकालना है, तो OH की वैल्यू यहाँ पे 10⁻²। तो ये देखिए दोस्तों, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन था, इसमें पीएच की वैल्यू हम लोग को दे दी गई थी। अब हम लोग OH की वैल्यू अगर ले लेते हैं, सबसे पहला मान लीजिए हम लोग को OH की वैल्यू दे दी गई है 0.01 मोल प्रति लीटर। हम लोग को ज्ञात करना है पीएच का मान, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों OH की वैल्यू अगर 0.01 दे दी गई है OH की वैल्यू, इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, मान लीजिए कि किसी विलयन में NaOH का सांद्रण 0.01 मोल प्रति लीटर है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे NaOH में Na को न लेके आप OH को लीजिए। यहाँ पे NaOH दिया है, इसका मतलब OH का सांद्रण हम लोग को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि NaOH का सांद्रण अगर इतना दिया हुआ है मोल प्रति लीटर में 0.01, तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि OH का मान हम लोग को 0.01 मोल प्रति लीटर दिया हुआ है। तो OH का मान अगर इतना दिया है, इसका मतलब क्या है 0.01 यानी कि 1/100। सर आपको दिखाई नहीं दे रहा, नीचे लिख देता हूं इसको। हम लोग को OH की वैल्यू दे दी गई है 0.01 मोल प्रति लीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं। इसको 1/100 यानी 10⁻², ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे OH की वैल्यू हम लोग को दे दी गई है इतनी। साथ ही साथ हम लोग को पूछा गया है कि pH का मान कितना होगा। तो pH का मान निकालने के लिए वही वाला सूत्र का प्रयोग कीजिए, H प्लस और OH माइनस दोनों का मिला के 10⁻14 होता है। H प्लस निकालना है हम लोग को, तो OH का मान तो हम लोग को दे दिया गया 10⁻², 10⁻14 ये हो गया। उस तरफ लेके जाएंगे तो H प्लस आयन सांद्रण का मान हो जाएगा 10⁻14/10⁻²। इसको कंबाइन रूप से लिखा जाए तो 10⁻12। यानी कि दोस्तों यहाँ पे H प्लस की वैल्यू अगर हम लोग को दे दी गई है 10⁻12, तो ये 12 है तो pH का मान होगा, तो pH का मान यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हो 12। ये है आंसर। क्वेश्चन का आंसर, ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही है, pH का मान 12 है और यह विलयन एक क्षारीय विलयन है। ये हुआ अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको सारी चीजें क्लियर में आ रही होंगी। इसमें बस pH में बस दोस्तों इस कुछ इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, सब चीज याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी विलयन का H प्लस आयन सांद्रण हम लोग को दिया है 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर, अगर इतना दिया है, कभी कभी ऐसा दिया जाता है। तो इसका pH का मान निकालिए बोलेगा सीधा। अगर ऐसा पूछा जाए तो क्या करेंगे? यहाँ पे आपको OH का मान नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपको pH का मान पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सी बात है, 1 तो अगर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, यानी कि H प्लस की वैल्यू हो गई हम लोग की 10⁻⁴, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब H प्लस की वैल्यू 10⁻⁴ है तो कंपेयर कीजिए हम लोग के मेन सूत्र से, ऐसे ही होता है। pH का जो मेन मान होता है ऐसे ही तो होता है। तो देखिए यहाँ पे pH का मान कितना हुआ 4, यानी कि विलयन अम्लीय हो गया, क्षारीय अम्लीय, क्योंकि यह 7 से कम है, तो 7 से कम है यानी कि अम्लीय। तो इस प्रकार दोस्तों किसी भी विलयन का pH का मान निकालने के लिए हम लोग सोरेनसन का पैमाना का यूज करते हैं, जो कि 1909 में सोरेनसन ने बनाया था। इसी को pH स्केल कहा जाता है। यह pH स्केल pH इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ये जो H का जो शब्द है वह H प्लस आयन सांद्रण को दर्शाता है। यानी कि परिभाषा के अनुसार बोला जाए तो किसी भी विलयन का pH 10 के घात के उस संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो उस विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता को निरूपित करता है। तो 0 से लेके पूरा 14 तक का आपका पूरा अंक मिलेगा। उसमें 7 जो है बीच का है, जो उदासीन है जैसे कि जल। 7 के नीचे है तो अम्लीय, 7 के ऊपर है तो वह क्षारीय कहलाएगा विलयन।
तो इस प्रकार आपको एक सिंपल सा मैंने कंसेप्ट बताया, यहाँ पे H+ आयन और OH- आयन दोनों का कंबाइंड रूप से 10 के घात में 14 होता है, यानी कि दोनों आयनों का कंबाइंड सांद्रण pH निकाला जाए तो 14 होता है, और उस आधार पे हम लोग किसी भी विलयन का pH का मान बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रही किसी भी विलयन के अम्लता और क्षारता का मान कैसे